चीन कितनी ज्यादा अहमियत यहां पर रखता है, क्योंकि चीन अब तक गायब है। और अगर 2014 के भी सैंक्शंस की बात की जाए तो चीन के साथ रशिया का व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में भारत की चिंता, जो बात गौरव कह रहे थे, वो लाजमी है। और भारत की मध्यस्थता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, मैं तो गौरव से एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था कि जब खारकीव से पॉसिबिलिटी है, जब वहां एक साइड खुली है, तो वहां से स्टूडेंट क्यों नहीं निकल पा रहे? उसका कोई ना कोई, क्या यूक्रेनियन चाबी नहीं दे रहे या रशियन चाबी नहीं दे रहे? लेकिन वो बात अधूरी रह गई और हम चीन पर आ गए हैं। देखिए, चीन का मुद्दा बड़ा स्पष्ट सा है। चीन इस पूरे के पूरे खेल में एक पीछे से खेल खेल रहा है, जो कि इकोनॉमिक खेल है। चीन जानता है कि दुनिया की इकोनॉमी कोविड के बाद, कोविड के दौर में बिल्कुल हिली हुई है। चीन जानता है कि अमेरिका जो है वो इसीलिए गया है अफगानिस्तान से, क्योंकि वो अपना अपनी डोमेस्टिक हालात हैं, उनकी इकोनॉमी है, जो पोस्ट कोविड जो उनका हाल है, उसको सुधार ले। तो चीन तो चाहता है ये लंबी लड़ाई लड़े। और चीन के अगर दुनिया में आज 140 बैरल डॉलर का बैरल पर पहुंच गया, बैरल डॉलर पर पहुंच गया, 140 डॉलर पर पहुंच गया क्रूड बैरल, तो चीन इसमें कहीं ना कहीं चीन ने तो अपने रिजर्व रखे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट पाइपलाइन है। चीन ने रशिया से पहले एक एनुअल कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस पाइपलाइन का, जिससे चीन की इकोनॉमी पर इतना नहीं असर पड़ेगा, यूरोपियन इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, ईयू पे असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो इस बात को सबसे ज्यादा समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी पर तो असर पड़ेगा, लेकिन दुनिया भी नहीं झेल पाएगी। और लंबा युद्ध करने में पहले हमें ऐसे लग रहा था जैसे उनको नुकसान है, जब ईयू इंटरफेयर ही नहीं कर रहा, जब नाटो लड़ाई के लिए कोई ट्रूप्स ही नहीं भेज रहा, जब अमेरिकन बूट्स ग्राउंड पर आने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जितना लंबा खिंचेगा, हाहाकार यूक्रेन में मचेगी, हाहाकार। रशिया की पॉपुलेशन में तो अभी हाहाकार नहीं मची ना, खाना है, पीना है, सब कुछ है। रशियन शहरों को देखो, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। तो ये जब हाहाकार ईयू में मचेगी, जब गैस और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाई होंगे, इन्फ्लेशन होगी, तो अगले 15-20 दिन में चारों तरफ से लोग कहेंगे शांति कीजिए, और इसका जेलेंस्की पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और पीके श्रीवास्तव सर, यही सवाल मेरा आपसे कि आज हम युद्ध के 12वें दिन है, रशिया ने अब तक क्या हासिल किया इस युद्ध से? क्योंकि रशिया यहां पर आया, अपनी संप्रभुता की बात करते हुए दुनिया भर में विरोध हो रहा है, अलग अलग तरह से एनालिसिस हो रहा है। 12वें दिन अगर आपका एनालिसिस हमें सुनना हो कि रशिया ने क्या खोया, क्या पाया, या किस स्थिति में वो है, तो जरा समझाइए दर्शकों को कि रशिया कैसे समझना बहुत। शुभांकर, एक बात समझने की जरूरत है कि जहां जहां रशिया का या रूस का प्रभुत्व था, वो 4 शहरों में जहां वो ऑफेंसिव उनका था, वहां उन्होंने सीज फायर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शांति वार्ता का भी दिन है। उन्होंने एक मैसेजिंग की, ग्लोबल मैसेजिंग की कि जहां जहां हम हैं। लेकिन जो लुहांस्क और जो डोनेट्स्क के 2 इलाके हैं, वहां पर यूक्रेनियन ऑफेंसिव है, तो वहां पर किसी तरह की कोई शांति नहीं आ रही है। यहां पर मैं जोड़ूंगा ज़ेलेंस्की के बयान से, वो बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको नो फ्लाई जोन बनाइए, आप हमें और हथियार दीजिए। वो मर्सनरीज से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप आके हमारी लड़ाई लड़िए। तो वे एक तरीके से उसमें लड़ाई को लंबा करने के उसमें फिराक में हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि इस लड़ाई से रूस का क्या फायदा हुआ। रूस ने नाटो में यूक्रेन के सम्मिलित होने को अब एक रेड लाइन मान के वो चले थे। अगर ये हो जाता है तो उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट होगी। तो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेजा है यूएस को भी, नाटो को भी और बाकी देशों को भी कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में उनके इस आक्रमण को देखते हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशन वो कह रहे हैं, तो आपको लगेगा ये मैसेज चला गया है। लेकिन सर, पूरे संसार को जो बात कह रहे हैं, इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करूंगा। 30 में से तकरीबन 22-23 देश ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की है। तो क्या वो जो नेटो में शामिल होने की बात थी, उससे वो दूर हट रही हो? ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप खुद कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की के बयान से वो बार बार कह रहे हैं कि आइए लड़िए हमारे लिए, नो फ्लाई जोन घोषित कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अभी तक जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन मिलिटरली इंटरवीन नहीं करेंगे। और आपको इसको देखना पड़ेगा, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। मिलिट्री ऑपरेशन में अगर आप देखें, एक तरफ रूस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ संयम भी दिखा रहा है। हम सब ये मानते हैं कि रूस ने अपनी वायु शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं किया है, और रूस ने अभी तक जो संयम बरता है वो ये बरता है कि हम ये जो नागरिक हैं और जो जन संसाधन है, इनको ज्यादा कम से कम क्षति पहुंचे। आपने अभी दिखाया एक वीडियो कि उसमें एक जो एयरपोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय किया। उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि इसको आपको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में कि पोलैंड से जो फाइटर जेट्स देने की एक तरह से प्रपोजल चला था,
तो इसमें रूस को वहां की जो उनकी एयर डोमिनेंस वाली कैपेबिलिटी है, जो एयर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, उसको ठीक है सर। डिग्रेड करना ही पड़ेगा।